नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। और भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा, ये मैं जानबूझकर बार बार बोलता हूँ। ऐसा इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ये एहसास हो सके, आपको ये अनुभूत हो सके कि जिन प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं उन प्रश्नों का स्तर कैसा है। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन। और हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को आज करने वाले हैं जो आपके इस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर है, जरा देखिएगा। लीजिए, पहला प्रश्न जो है आपका मूल अधिकार के संदर्भ में है। बहुत ढंग से इसको देखना दोस्तों। निम्न में से कौन सा या कौन से, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप जब प्रश्नों को देखते हैं तो दोस्तों इस बात पर जरूर फोकस करें कि प्रश्न में क्या लिखा हो, कौन सा या कौन से। यानी पेपर बनाने वाला भी ये सोचता है कि इसका आंसर दो हो सकता। कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त है। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेखित है। तो ये उसी के संदर्भ में प्रश्न है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दे रखा है, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का धारा 1, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। उसमें पहली जो स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और अगर आप आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रताओं में तो आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, अपना प्रश्न भी यही है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक यानी स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार है। तो ये तो है दोस्तों शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। दोस्तों, संगम या संघ बनाने का अधिकार। यस, अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं दोस्तों, उसमें संगठन बनाने का, संगम बनाने का, संघ बनाने का आपको अधिकार है। इस बात का भी उल्लेख स्वतंत्रता के अधिकार में है। तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सही है। हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार। दोस्तों, अगर आप भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को देखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार को तो छोड़िए, अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक जो पहला समानता का अधिकार, फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और फिर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन मौलिक अधिकारों में कहीं पर भी इस प्रकार की शब्दावली आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये हुआ कि हड़ताल करना का अधिकार जैसी शब्दावली स्वतंत्रता के अधिकार को तो छोड़िए, संविधान के किसी भी भाग में उल्लेखित नहीं है। इसलिए इस बात को भूल जाइए। नंबर 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो ये जो प्रश्न है, इसके हिसाब से प्रश्न में अपने से पूछा है कौन कौन से मूल अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो इसका मतलब दोस्तों 1, 2 और 4 और 1, 2 और 4 सी में है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों सी हो गया। दोस्तों, इसमें एक बात आपको याद रखनी है। कई बार मित्र लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न हम लोग जब करवाते हैं तो ये आपके साथ सहूलियत रहती है कि हम आपको पहले से आगाह कर लेते हैं कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार का आगाह करने के लिए कोई मित्र आपके वहाँ मौजूद नहीं रहेगा। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। कई मित्र लोग स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब वो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो दे रखी है उसी तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। और उसी तक अपने आप को सीमित करने पर 1 और 2 ही आंसर होते हैं, और 1 और 2 और ऑप्शन नंबर 1 को दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इसने अनुच्छेद 19 का नहीं पूछा है, इसने पूछा है स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार पहले मैंने लिख दिया, अनुच्छेद 19 से 22 तक शामिल है।
तो आपको वहाँ पेपर में ये बताने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको भाषा देखनी है। तो अधिकांश मित्र 1 और 2 लिख सकते थे, लेकिन इस प्रकार की बात समझा देने के बाद इसका आंसर 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोस्तों बात को समझ पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लीजिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत को राज्यों के परिसंघ की बजाय राज्यों के संघ के रूप में क्यों वर्णित किया गया? कितना बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अगर हम लोग पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बात तो यही प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया, तो आंसर विल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा। भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, इस प्रकार की शब्दावली कहाँ लिखी हुई है? दैट टाइम आंसर विल बी अनुच्छेद 1। भारत के लिए संविधान में किन शब्दों का प्रयोग किया गया? भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों प्रश्न उससे भी आगे बढ़ गया है। राज्यों का संघ, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स भी तो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने यूनियन ऑफ द स्टेट्स लिखा। और प्रश्न भी यही है कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स क्यों लिखा? फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स भी तो लिख सकते थे। जब संघ का मतलब फेडरेशन और यूनियन दोनों से होता है, देन व्हाई यूनियन ऑफ द स्टेट्स शब्दावली क्यों उल्लेखित है वहां पर? ये दोस्तों प्रश्न है। तो विकल्प देख लीजिएगा। भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है। दोस्तों आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा। अगर फेडरेशन शब्द का प्रयोग हम लोग करते तो भारत में जितनी भी इकाइयां हैं, और इकाइयों का मतलब यूनिट्स, यानी जो हमारे यहाँ पर राज्य हैं, जो हमारे यहाँ जो संघ शासित प्रदेश हैं, ये जितनी भी इकाइयां भारत में आकर जो मिली हैं, वो एक समझौते का परिणाम होती अगर हम फेडरेशन शब्द का प्रयोग करते। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि समझौता तो वैसे हुआ था, समझौता तो वैसे हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का प्रयोग करने का पहला उद्देश्य यही है कि आप भूल जाइए कि हमारे और आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई समझौता हुआ है। यस, कोई समझौता नहीं है। भारत किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों। इसी उद्देश्य से हमने फेडरेशन नहीं लिखा है, हमने यूनियन लिखा है। अमेरिका के संविधान में फेडरेशन लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अमेरिका के जो 13 राज्य हैं, शुरुआत की दौर की बात कर रहा हूं, जब अमेरिका में क्रांति हुई, 13 राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ केंद्र के बीच में, और उस समझौते का परिणाम यूएसए के रूप में हमको दिखाई देता है। अमेरिका का राज्य अमेरिका से कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन भारत में अलग नहीं हो सकता है दोस्तों। तो भारत किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। नंबर 2, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यस, भारत का कोई भी राज्य भारत से दोस्तों अलग नहीं हो सकता है। यही है राज यूनियन शब्द का। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही आंसर है 2। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ आपको केवल 1 ए में लिखा हुआ है, केवल 2 बी में लिखा हुआ है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा नहीं हो, वो केवल 2 ए में लिख देगा, बी में लिख देगा केवल 1, और आपके दिमाग में रहेगा केवल 2, और आप बी को आंसर लिख देंगे। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन एकदम सही ढंग से पढ़कर अटेंड करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखें, मैंने आपको कह दिया भारत के संविधान में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई गई, पिटीशन को खारिज भी कर दिया गया कि भारत के संविधान में इंडिया शब्द का क्यों प्रयोग हुआ, इस तरह से बात कही गई। तो थोड़ा ध्यान रखना, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारतीय उपमहाद्वीप जैसे शब्दों का प्रयोग भारत के लिए अधिकृत रूप से नहीं है। हम बोलचाल की भाषा में अक्सर भारतवर्ष शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद 1 में और कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक भारत, दूसरा इंडिया। ये आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1 अप्रैल 1963 को अस्तित्व में आया। सीबीआई ना तो संसद के किसी कानून के द्वारा स्थापित किया गया है,
न ही सीबीआई का उल्लेख भारत के संविधान में है। लेकिन सीबीआई वो संस्था है जो अक्सर समाचार पत्रों में छाई रहती है। उसी सीबीआई के बारे में प्रश्न है, जरा देखिएगा। सीबीआई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। देखिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सीबीआई की जो कार्य अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि सीबीआई भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है, सीबीआई आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। लेकिन दोस्तों, आपने सुशांत का नाम सुना है, ऑब्वियसली सुना होगा। सुशांत सिंह की जो ये मौत हुई है, ये आत्महत्या है या हत्या है, ये सीबीआई की जांच के दायरे में है। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, सीबीआई कहाँ पहुँच गई वहाँ पर? इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, सीबीआई एक और भी काम करती है। सीबीआई उन सब मामलों की जांच कर सकती है जो भारत सरकार के, भारत संघ के, केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए हैं। केंद्र सरकार किसी भी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को कह सकती है। भारत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का अगर कोई षड्यंत्र रचा गया है, उसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को कहा जा सकता है। किसी का किडनैप हुआ है, किसी की हत्या हुई है, कोई पेपर की चोरी हुई है, उन सब के बारे में भी सीबीआई को जांच करने के लिए कहा जा सकता है। सीबीआई भारत सरकार की एक जांच एजेंसी है। भारत सरकार के आदेश पर वो किसी भी प्रकार के मामलों की जांच कर सकती है। सीबीआई राज्य सरकारों के मामलों की जांच प्रथम दृष्टया नहीं करती है। आप कहेंगे सर, सुशांत का मर्डर तो, या सुशांत की जो मौत है वो तो महाराष्ट्र में हुई है, बॉम्बे में हुई है, और ये तो राज्य सरकार का मामला है, और आप कह रहे हो केंद्र सरकार। देखिए, सीबीआई केंद्र सरकार के आदेश पर काम करती है। केंद्र सरकार के खिलाफ में किए गए कार्यों के मामलों में जांच करती है। राज्य सरकारों के संदर्भ में प्रथम दृष्टया सीबीआई की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर राज्य सरकार आग्रह करती है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई उनके मामलों की जांच कर सकती है। आप कहेंगे सुशांत के मामलों में तो राज्य सरकार ने आग्रह नहीं किया, बिहार सरकार ने आग्रह किया। ठीक है, कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई राज्य सरकारों के मामलों की भी जांच कर सकती है। ये बात आप दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करती है, आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की भी जांच करती है, लेकिन केवल गलत शब्द है। केवल जो शब्दावली प्रयुक्त की रखी है वो गलत है। वो और भी मामलों की जांच करती है। इसलिए ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये केवल शब्द लिखे हुए होने की वजह से गलत हो गया। सेकंड पर आते हैं, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। एकदम दोस्तों बात सही है। अगर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में यह एक्ट बना है, इस अधिनियम के तहत सीबीआई किसी मामले की जांच करती है तो उस दौरान सीबीआई सीवीसी के अंडर में आ जाती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है हमारे देश का, 1964 में बना है, सीबीआई 1963 में बनी है, सीवीसी के अंडर में आ जाता है सीबीआई। वैसे दोस्तों, आप लोग जानते हैं सीबीआई के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो, उसके बहुत सारे मास्टर हैं, उसके बहुत सारे मालिक हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द होम उसकी मालिक है, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल यानी कार्मिक मंत्रालय उसका मालिक है। ये बात सही है। कैबिनेट सचिवालय उसका मालिक है, मंत्रिमंडल सचिवालय भी कभी कभी उन्हें कुछ कह देता है, मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ, और अब सीवीसी और इवन लोकपाल भी बहुत सारे मालिक है। लेकिन दोस्तों, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत अगर कोई मामला सीबीआई में दर्ज हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो सीवीसी के अंडर में रहकर काम करेगा। इसलिए ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। तो एक बार फिर इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, केवल 2 इसका आंसर है। दोस्तों, आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है पहले वाले? दोस्तों, पहले वाले में केवल एक दिक्कत है, ये शब्द लिख दिया केवल। केवल लिख देने से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। केवल लिखने का मतलब दूसरी चीज़ों का निषेध करता है, जबकि दूसरे मामलों की भी जांच सीबीआई करती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सीबीआई का उल्लेख ना संविधान में, ना संसद ने किसी प्रकार का उसके ऊपर कानून बनाया है। ये तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर स्थापित संस्था है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या प्रश्न है?
लोकसभा में अधिकतम 552 सीट्स हैं, हाँ है। हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं, ये भी बात सही है। और अब तो दोस्तों अगर कहा जाए तो 543 ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दो एंग्लो इंडियंस का जो मनोनयन का जो सिस्टम है उसको रद्द कर दिया गया है। तो नाउ वी हैव 543 मेंबर्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। 543 है, लेकिन आप इस प्रश्न को जरा देखिएगा, बहुत सोच समझ कर ये प्रश्न बनाया गया है। 552 सीट्स है, हालांकि अब वर्तमान में 545 है। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं, कभी कोई वोटिंग हो रही है किसी विषय पर और वहाँ 300 सदस्य उपस्थित हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? वाह, मुझे लगता है दोस्तों ये मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। वी हैव 545 मेंबर्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, और कोई किसी विषय पर वोटिंग हो रही है और दैट टाइम 300 लोग वहाँ उपस्थित हैं दोस्तों, और वोटिंग जो है वो संविधान संशोधन के संदर्भ में हो रही है। बाकायदा उल्लेख कर रखा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? 300 लोग उपस्थित हैं। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किसी बिल को पारित करना है, तो बताओ कम से कम उसमें कितने लोगों का समर्थन चाहिए? मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। तो दोस्तों हमारे अधिकांश जो मित्र हैं वो 300 का 2/3 बहुमत निकालेंगे, जो कि होगा 200। जबकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अगर आप देखते हैं तो वह क्या लिखा हुआ है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोस्तों ये जो प्रोविज़न किया गया है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत तो होना ही होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना चाहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर 545 कुल सदस्य संख्या है तो उसका बहुमत 273 है। आप कहेंगे कि 300 लोग उपस्थित है तो 205 लोगों ने उस बिल को समर्थन दे दिया, तो क्या वो पारित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आप कहेंगे 200 तो चाहिए, 300 में से 2/3 200 होता है, तो 205 है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि लिखा हुआ है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और कुल सदस्य संख्या का बहुमत 273। आगे लिखा हुआ है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोस्तों इनमें से जो भी ज़्यादा संख्या होती है वो मानी जाती है। तो ज़्यादा संख्या 273 है, 273 मानी जाएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप कहेंगे ये क्यों सिस्टम किया? ये सिस्टम बहुत सोच समझ कर किया हम लोगों ने। ये सिस्टम हमने इसलिए किया कि संविधान में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें संशोधन करने के लिए कम से कम सदन का तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत साथ होना ही चाहिए। 400 लोग उपस्थित हैं तो उसका 2/3 बहुमत ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा होगा माना जाएगा, लेकिन कम से कम 273 होना चाहिए। दोस्तों मैं 1 से 1.5 मिनट में एक कहानी बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक जज वी रामास्वामी, उनके खिलाफ में 90 के दशक में उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। 1993 में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, वोटिंग हुई, और वोटिंग में वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित भी हुआ। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के सदस्यों ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए उसका बहिष्कार किया। इस वजह से वो 2/3 बहुमत से पारित होने के बावजूद भी पारित नहीं माना गया, क्योंकि कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत था वो उसे पा नहीं पाया। 2/3 बहुमत तो हो गया, जैसे 300 का 2/3 200 हो गया, लेकिन कुल सदस्य संख्या 273। 300 में से अगर 273 लोग कह दे तो बिल पारित होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर है 273। मैथमेटिक्स है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉलिटी कम मैथमेटिक्स, तो इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या है ये? चलिए, फिनेंशियल इमरजेंसी, कोरोना और लॉकडाउन में बहुत सारी बातें फिनेंशियल इमरजेंसी को लेकर हो रही है।
इसलिए ये प्रश्न बनाया गया आप लोगों के लिए, क्या पता कोई प्रश्न बन जाए। तो देखिएगा जरा, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। आप पेपर अटेंड करते समय दोस्तों पहले वहां पर मार्क कर देना कि क्या पूछ रहा है, सही है या गलत है, क्या पूछ रहा है। नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये बात गलत है। चाहे अनुच्छेद 352 हो, चाहे 356 हो, 360 हो, सरकार के किसी भी कार्य को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिए। फिनेंशियल इमरजेंसी अगर देश में लगती है उसे भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये कह रहा प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। आप सरकार के प्रत्येक काम को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, राइट। नंबर 2, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, गलत है ये भी। संसद का अनुमोदन चाहिए। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वित्तीय आपातकाल यदि लग जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन प्राप्त करना है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि केवल लोकसभा लिखा हुआ है, गलत। नाउ थर्ड इज, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो और अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इसको साधारण बहुमत से पारित करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये एकदम क्लियर है। तो ये बात एकदम सही है दोस्तों। आप कहेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा? जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसे सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके लिखा हुआ है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके लिए नहीं लिखा हुआ है। तो आप मुझे कहेंगे कि नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने कैसे मान लिया? अरे भाई, जब लिखा हुआ है इसका मतलब संविधान निर्माता ऐसा चाहते थे, और जब नहीं लिखा हुआ तो बाकी वालों के लिए साधारण बहुमत होगा जैसे अन्य कार्यों के लिए होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट दोस्तों अभी तीनों में से एकदम सही है। नंबर 4, वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर विधियों का निर्माण कर सकती है। दोस्तों आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन कौन सा आपातकाल? दैट इज नेशनल इमरजेंसी। यस दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार की शब्दावली आपको लिखी हुई मिलेगी। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ तो हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। इसके हिसाब से दोस्तों जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तब क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जब जजेस की तनख्वाह भी कम की जा सकती है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में बदलाव आ जाता है, इवन राज्य सरकारों के जो बजट है वो केंद्र सरकार की अनुमति के पश्चात लागू होते हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन कम किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार के पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाने पर बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। दोस्तों एकदम नया प्रश्न है आपके लिए, और ये प्रश्न है रियासतों के संदर्भ में। जरा देखें क्या है ये। पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों आप लोगों को आइडिया होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देसी रियासतों को इस बात की छूट थी कि वो भारत में मिले, वो चाहें तो पाकिस्तान में मिले और चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकें। ये वो 3 रियासतें हैं जो काफ़ी चर्चा में रही, और 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय ये तीनों रियासतें जिनकी लिस्ट आपके सामने हैं, ये तीनों रियासतें भारत का भाग नहीं थी।
इनका बाद में विलय हुआ, कैसे विलय हुआ, ये प्रश्न एक्चुअली में उसी के संदर्भ में है। एक तरफ देसी रियासत है, दूसरी तरफ उसमें उसका एकीकरण भारत में कैसे हुआ, उसके बारे में ये प्रश्न है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध में भारत की सरकार को एक पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी और उसका ऑपरेशन चलाना पड़ा। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो था, क्योंकि जो निजाम थे उनको पोलो खेलने का शौक था, इस वजह से उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया। तो एक पुलिस कार्रवाई कह सकते हो, एक आप सैनिक कार्रवाई भी कह सकते हैं हैदराबाद के विरुद्ध की। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब जनमत संग्रह तो हैदराबाद में करवाया नहीं गया। जूनागढ़ आजकल गुजरात में आता है दोस्तों, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। अधिकांश जनसंख्या ने भारत के विलय के पक्ष में वोट दिए थे। तो रेफरेंडम जो है वो जूनागढ़ में हुआ था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक्चुअली दोनों उल्टा लिख दिया। हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई हुई और जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। कश्मीर आप लोग जानते हैं दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पत्र, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेशन कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए और 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो प्रश्न क्या है, कौन सा सही है? तो इसमें तो केवल 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 26 अक्टूबर को इस वजह से विलय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रश्न है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में प्रश्न है, जरा देखिएगा। संविधान किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्ति और सरकार के मध्य संबंधों को भी निर्धारित करता है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? आपका और मेरा संबंध क्या होगा, इन संबंधों का निर्धारण करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा और सरकार का संबंध क्या है, आपका और सरकार का संबंध क्या है, उसे निर्धारित करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। नंबर 2, ये आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो। यस, कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप चाइना का उदाहरण लीजिएगा। चाइना में संविधान है, हर देश का संविधान है भाई। नेपाल का संविधान है, भूटान का संविधान है, पाकिस्तान का संविधान है। पाकिस्तान में आप देखिए ना, कितने समय तक सैनिक तानाशाही रही। हमारा पड़ोसी देश, 70 साल हो गए हम दोनों को आज़ाद हुए। 70 साल में वहाँ पर लगभग 30 से 35-40 वर्ष तक वहाँ सैनिक तानाशाही रही, लेकिन संविधान तो उनका भी था। इसलिए दोस्तों, ये बात सही है कि ये आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहाँ संविधान लागू है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो। ये कोई जरूरी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 3, संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती है। हाँ, ये बात भी सही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, ये सब कुछ संविधान में दे रखा होता है। तो संविधान ही तो वो मेजरमेंट है जिसके आधार पर हम सरकार के कार्यों को तोलते हैं। तो संविधान सरकार की लिमिट को तय करता है, ये बात एकदम सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, अवधारणा का प्रश्न है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके हिसाब से इसका आंसर हुआ C 1, 2 and 3। राइट दोस्तों? चलिए, भारतीय संविधान में निम्न में किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? यस, ये एक्चुअली में प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है, 356 राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किया गया है, या 360 वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत? आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी शब्दावली केवल और केवल दोस्तों
राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लिखी हुई है, इसलिए इसका आंसर ए है। अगर आप 352 को देखेंगे तो वही ये लिखा हुआ है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। इस प्रकार की शब्दावली केवल 352 में, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख कर रखा है, और 360 की शब्दावली को अगर देखेंगे तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी अर्थव्यवस्था का जो क्रेडिटेबिलिटी है, जो संप्रत्यय है, जो साख है, उसको संकट हो जाए तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी शब्दावली केवल और केवल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में लिखी हुई है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई इसका आंसर हो गया ए। विशेषाधिकार रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये रिट्स के संदर्भ में प्रश्न है दोस्तों। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट एक छठी, जिसे हम लोग इंजंक्शन नाम से जानते हैं, वो रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों हम लोग देखें इसको, ये क्या है। निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है। निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है। दोस्तों रिट निजी और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ में जारी की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट रिट के संदर्भ में ज़्यादा उसका एक्सटेंशन है, उसका क्षेत्राधिकार ज़्यादा विस्तृत है। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स जो कि भाग 3 में दे रखे हैं उसी संदर्भ में रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए तो जारी करता ही करता है, साथ ही जो दूसरे लीगल राइट्स हैं उनका अगर वायोलेशन हो रहा है तो भी हाई कोर्ट याचिका जारी कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा जैसा मैंने कहा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को 6 याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। तो संख्या की दृष्टि से भी हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से इसका आंसर 1 और 2 दोनों यानी सी ऑप्शन है दोस्तों। आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि सर निजी के खिलाफ में भी रिट जारी की जा सकती, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है क्यों नहीं जारी की जा सकती, एकदम व्यक्तिगत याचिका है दोस्तों, तो ऑब्वियसली जारी की जा सकती है। इसलिए 1 और 2 दोनों इसके आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हियर। ये लीजिए, मैं दोस्तों आपको पहले भी बोला है फिर बोल रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो जरा देखिएगा, महान्यायवादी का पद भारत के संविधान द्वारा सृजित किया गया। यस, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, बात एकदम सही है। महान्यायवादी के निजी विधिक अभ्यास को निर्दिष्ट किया गया है, निषिद्ध किया गया है। ये कहना ये चाह रहा है कि अटॉर्नी जनरल को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इफ़ यू आर ए अटॉर्नी जनरल तो क्या आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को अपनी सेवाएं दे सकते हैं? जैसे आप भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में, अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत हैं, और मैं आपके पास जाता हूं और आपसे कहता हूं कि मेरा केस आप लड़िए, तो चूंकि आप तो भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी है, भारत सरकार के फर्स्ट लीगल एडवाइज़र हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, और मैं एक प्राइवेट व्यक्ति हूँ और आपसे अप्रोच करता हूँ कि मेरा केस आप लड़िए, क्या आप अटॉर्नी जनरल के रूप में ऐसा कर सकते हैं? क्या दोस्तों कर सकते हैं। यस, प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो सरकार के खिलाफ में नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर ए अटॉर्नी जनरल तो वो भारत सरकार के खिलाफ में केस नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर ए एडवोकेट जनरल तो वो उस पर्टिकुलर राज्य सरकार के खिलाफ में केस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों AG के निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया, ये गलत है। वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यस ऑब्वियसली
अनुच्छेद 76 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर काम करते हैं। यस, और प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब जानते हैं, कभी भी बिना किसी कारण के उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये सब बातें दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि महान्यायवादी की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई है, ये एकदम गलत है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसका मतलब 1 और 3 तीसरे ऑप्शन में है। इसका आंसर दोस्तों सी हुआ। ये थोड़ा आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला प्रश्न है। इवन महान्यायवादी का पद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में भी नहीं आता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। पीएम केयर्स, क्या बात है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष। पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कि पीएम केयर्स है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, ये बहुत ज़्यादा कोरोना में और लॉकडाउन में चर्चा में, इनके बारे में कोई न कोई प्रश्न जरूर बनेगा। आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए पीएम केयर्स के बारे में प्रश्न दिया गया है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष है। यस, प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। एकदम बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूचना का अधिकार के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। दोस्तों जब से पीएम केयर्स फंड बना है मार्च 2020 में, कोरोना जब भारत में आया और उसके बाद में जब लॉकडाउन आयोजित किया गया, उसके बाद में हमने पीएम केयर्स फंड मार्च के लास्ट वीक में बनाया था। पीएम केयर्स फंड जब से बनाया तब से ये कंट्रोवर्सी का विषय रहा है। आप लोगों ने पिछले 4-5 महीने के पेपर्स में सब देखा है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आता है या नहीं आता है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रही है। दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के दायरे में पीएम केयर्स फंड नहीं आता है। यस, इसका सीधा सा मतलब है पीएम केयर्स फंड से आप किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। ये इसी वजह से कंट्रोवर्सी का विषय रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नंबर 3, पीएम केयर्स फंड में किए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर के रूप में माना जाएगा। यस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में माना जाएगा। ये बात एकदम सही है। सीएसआर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब कोई प्राइवेट सेक्टर काम करता है, और आप लोग जानते हैं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली लाभ के लिए काम करता है। सार्वजनिक प्राधिकरण या जो पब्लिक सेक्टर है उसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक इंटरेस्ट होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, और प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना होता है। ये उनके बीच में सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन दोस्तों ये जो प्राइवेट सेक्टर है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, वो अपने लाभ का कुछ हिस्सा समाज को वापस लौटाता है अलग अलग माध्यम से। कभी कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं बड़े प्राइवेट सेक्टर वाले, कभी कोई बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए पोशाकों की व्यवस्था करते हैं, उनके सूट की व्यवस्था करते हैं, स्वेटर की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए बुक्स की व्यवस्था करते हैं, उनके ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए फ्री उपलब्ध करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी निजी क्षेत्र अपने लाभ का कुछ अंश वापस पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करे, तो उसे हम लोग सीएसआर कहते हैं। पीएम केयर्स फंड में किए गए दान भी सीएसआर के अंतर्गत आते हैं। ये बात एकदम सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हुआ डी। इस प्रश्न का आंसर हुआ डी, केवल 1 और 3 सही है। और पूछा क्या है ये भी देखना जरूरी है। पहली गलती अपने ये की कि हमने इसको देखा नहीं कौन सा सही है, पहले इसके ऊपर निशान लगाइए। ये पूछा है तो 1 और 3 सही है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य यूएसए से लिए गए, एकदम गलत है दोस्तों। आप लोग जानते हैं मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए, यूएसएसआर से लिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत।
पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यूं तो मूल कर्तव्य की पालना करना कोई जरूरी नहीं है। आप पालना करते हैं तो अच्छी बात है, और पालना नहीं करते तो आपके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन ये मूल कर्तव्य है, इसको हमको पालना करना चाहिए। ये जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि संसद द्वारा विधि बनाकर इसको लागू किया जा सकता है, यस, जैसे एक मूल कर्तव्य है। क्या मूल कर्तव्य कि वन और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारे 1972 में एक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो 11 मूल कर्तव्य दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य से अगर आप ढंग से देखेंगे तो हर मूल कर्तव्य के संदर्भ में कोई न कोई कानून विधि हमारी संसद ने या राज्य विधानमंडल ने बना रखी है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये हमारे एक मूल कर्तव्य है। और अगर आप कानून पढ़ेंगे तो इस संदर्भ में हमारे यहाँ प्रदेश में कानून है। तो बी स्टेटमेंट जो है, नंबर 2 जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। इन्हें संसद के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। संविधान में अंतर स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया। यस दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, 1976 में, ठीक है। लागू 1977 में हुआ था, ये ध्यान रखना। उस समय 10 थे। तो ये कह रहा है कि संविधान में अंतर स्थापित करने, तो अंतर स्थापित तो करती है 76 में, इसके बाद में केवल एक बार संशोधन हुआ। ये बात एकदम सही है। 86वें संशोधन के द्वारा हमने 11वां कर्तव्य जोड़ा था 2002 में। तो इसके बाद तो किसी प्रकार का और अमेंडमेंट नहीं हुआ, यानी एक ही बार अमेंडमेंट हुआ। ये बात सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो 2 और 3 जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हुआ डी। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले निशान यहाँ लगाइएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, सही है या गलत है। कई बार ऐसे भी पूछ ले कौन सा सही नहीं है, तो इस पर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। गलत है दोस्तों। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा। संथानम की अध्यक्षता में 1962 में एक कमेटी बनी, संथानम समिति जिसे हम लोग कहते हैं। भ्रष्टाचार पर रोकथाम किस तरह से लगाई जाए उसके बारे में सुझाव देने के लिए कमेटी बनाई गई थी। संथानम समिति की अनुशंसा पर ही CBI जैसी संस्था 1963 में अस्तित्व में आई। संथानम समिति की अनुशंसा पर ही 1964 में CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अस्तित्व में आया था दोस्तों। तो 1964 में अस्तित्व में आया था पहली बार CVC। जब CVC स्थापित हुआ उस समय संसद ने इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया था। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। दूसरी बात, CVC के एक्ट के संदर्भ में है, CVC को वैधानिक दर्जा के संदर्भ में। तो दोस्तों 1998 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था और उस अध्यादेश के द्वारा CVC को पहली बार वैधानिक दर्जा दिया। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अध्यादेश की अवधि तो अधिकतम अवधि तो अगले सत्र के अगले 6 सप्ताह तक होती है। तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को कब तक जारी रखोगे? तो वर्ष 2003 में CVC एक्ट बनाया गया। ये लिखा हुआ है 2005, एकदम गलत है दोस्तों, एकदम गलत है। CVC 1964 में स्थापित हुआ, वैधानिक दर्जा बाय ऑर्डिनेंस 1998 में, और इसके बाद में CVC एक्ट 2003 के तहत पूर्णतया उसको वैधानिक दर्जा मिल गया। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। नंबर 2, इसमें एक अध्यक्ष और 2 से अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, 1+2। यस, CVC एक्ट 2003 को अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों उसमें साफ लिखा हुआ है कि CVC में एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर और उसके अलावा 2 अन्य विजिलेंस कमिश्नर होंगे, यानी 1+2 का सिस्टम है। तो ये बात एकदम सही है। फिर CVC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत किया जा सकता है। ये देखने की आवश्यकता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस,
भारत के सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब एक ही विधि से हटाए जाते हैं। अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की विधि का उल्लेख है, विस्तार से उल्लेख है। अनुच्छेद 217 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस उसी विधि से हटाए जाएंगे जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं। रही बात सीएजी की, तो सीएजी के बारे में भी अनुच्छेद 148 में यही प्रावधान है कि सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। रही बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, मैं इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयुक्त उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो ये मैंने 5 पद आपके सामने रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, भारत के सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनको हटाने की विधि एक जैसी है। वी आर टॉकिंग अबाउट सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को कैसे हटाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाते, गलत बात है दोस्तों। सीवीसी एक्ट 2003 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर सीवीसी पर, चाहे वो चीफ हो चाहे विजिलेंस हो, कदाचार का आरोप है, अगर अक्षमता का आरोप है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाता है। और अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। ये सीवीसी एक्ट 2003 में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, ये ध्यान रखना आप। सीवीसी को अपने कार्य निष्पादन के संदर्भ में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती, नहीं, सीवीसी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि गवर्नमेंट को। राष्ट्रपति के माध्यम से ये रिपोर्ट जरूर संसद में सरकार के द्वारा रखी जाती है। तो केंद्र सरकार मत बोलेगा, राष्ट्रपति बोलेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। तो प्रश्न क्या है, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। लीजिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों का में से कौन सा सही है? लोकपाल दुनिया भर में जिसे हम लोग ऑम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं, उसी को हम हिंदुस्तान में सेंट्रल लेवल पर लोकपाल और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त कहते हैं दोस्तों। एक दूसरी बात, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, जो कि 1966 में बना था, दैट टाइम इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था। इस आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोकपाल होना चाहिए, ऑम्बुड्समैन होना चाहिए। लेकिन लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने किया था। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे लक्ष्मीमल जी सिंघवी, और बहुत बड़ा नाम उनका रहा है विधिवेता के रूप में। राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, बीजेपी से उनका जुड़ाव रहा है, और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होता है वो इन्हीं की सिफारिश पर होने लगा है। इसी कमेटी ने सिफारिश की थी, और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लक्ष्मीमल जी सिंघवी की समिति की सिफारिश पर किए गए थे। ये जो लोकपाल शब्द है वो लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने ही दिया था पहली बार। प्रश्न है, लोकपाल अधिनियम जो 2013 है उसके संदर्भ में कौन सा सही है? दोस्तों आप लोग जानते हैं 2013 में ये अधिनियम बन गया, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के समय लागू हो गया। लेकिन लोकपाल की जो सभापति और जो 8 मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति मार्च 2019 में हुई है। ये थोड़ा ध्यान रखना, एक्ट 2013 का है। तो पहला स्टेटमेंट, लोकपाल को किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान, जी नहीं दोस्तों, लोकपाल स्वतः ही किसी भी प्रकार के मामलों की जांच नहीं करता है। लोकपाल के वहाँ पर फॉर्मल कंप्लेन करनी होती है, औपचारिक रूप से शिकायत करनी होती है, तब ही लोकपाल उनसे संबंधित मामलों की जांच करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की व अधिग्रहण है, ये एक्चुअली में करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल नाम की संस्था को इस बात का पावर दिया गया है
कि अगर किसी अधिकारी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उनकी प्रॉपर्टी को लोकपाल कुर्क कर सकता है, उसे नीलाम कर सकता है। तो ये कह रहा प्रावधान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, प्रावधान है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। प्रधानमंत्री कार्यालय को लोकपाल के दायरे में लाया गया, यस, पूरा का पूरा प्रधानमंत्री दोस्तों लोकपाल के दायरे में है। ये बात आपको बहुत ढंग से मालूम होना चाहिए। लोकपाल के दायरे में कौन आता है? सभी केंद्रीय मंत्री आएंगे, पूर्व मंत्री आएंगे, सभी सांसद आएंगे, पूर्व सांसद आएंगे, केंद्र सरकार के A, B, C, T, क, ख, घ और घ चारों श्रेणियों के अधिकारी आते हैं, पूर्व अधिकारी आते हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी आते हैं। ये सब बात आपको मालूम होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने यदि अंतरिक्ष के संदर्भ में, देश की रक्षा के संदर्भ में, या आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, या परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया है तो उसकी जांच लोकपाल नहीं कर सकता है। पर यह कहना कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में नहीं आता, ये सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय लोकपाल के दायरे में लाया गया, एकदम सही बात है। इवन संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित कोई भी संस्था है वो सब लोकपाल के दायरे में आती है, ये ध्यान रखना। लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर भी विचार किया जाता है, जी नहीं, लोकपाल अनाम शिकायतों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं करता है। आपको फॉर्मल कंप्लेन देनी होती है, आपको सारी चीज़ें बतानी होती है, आपको अपना नाम, अपने फ़ोन नंबर, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ किया जाएगा, इस संदर्भ में सारी जानकारी दी जाती है। तो अनाम शिकायतों पर लोकपाल जांच नहीं करता है। प्रश्न क्या है, कौन सा सही है? तो सी यहाँ पर एकदम सही आंसर है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यू नो वेरी वेल दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रश्न उसी से संबंधित है। क्या ऑप्शन है? वह राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है। ऑब्वियसली दोस्तों, ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया जब एज ए चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स जब काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों में उससे संबंधित संविधान में जो प्रावधान कर रखे हैं उसके इंटरप्रिटेशन के लिए वो अंतिम प्राधिकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, कई बार मैंने बातचीत में आपको ये कहा है कि चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, वे अपने अपने मामलों में विधानमंडल में या संसद में जो कार्रवाई होती है वो अपने अपने मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और संविधान क्या कहता है, प्रक्रिया क्या कहती है, उसके स्पष्टीकरण के लिए, उसके निर्वचन करने के लिए वो अंतिम प्राधिकारी है। ये बात सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। उनके भी निर्णय पूर्व उदाहरण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। यस, स्पीकर जब कोई निर्णय लेते हैं या विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय लेते हैं, सभापति जब कोई निर्णय लेते हैं तो वो एक रेफरेंस के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बात एकदम सही है। वह दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में निर्णय करता है कि वह अयोग्य है या नहीं है। ऑब्वियसली दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदन के अध्यक्ष को दल बदल के संदर्भ में सभी प्रकार की शक्तियां दी गई है। अगर किसी ने दल बदल किया है तो प्राइमरी जो शिकायत है वो संबंधित सदन के अध्यक्ष को होगी। तो राज्यसभा के सभापति को भी इस संदर्भ में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको याद होगा दोस्तों, वर्ष 2017 में जब वेंकैया नायडू जी, जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति भी है ऑब्वियसली, वेंकैया नायडू जी जब उपराष्ट्रपति बने ही थे अगस्त 2017 में, थोड़े समय बाद ही जनता दल यूनाइटेड ने शरद यादव के बारे में शिकायत की और दिसंबर 2017 में शरद यादव की मेंबरशिप को समाप्त किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर। तो कौन योग्य है कौन अयोग्य है, इस संदर्भ में निर्णय राज्यसभा के सभापति करते हैं। बात एकदम सही है। तो ये तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर एकदम सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है और इस विधि में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट अगर आपको करना है तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। आधे राज्यों के विधानमंडल से आपको अनुमोदन भी लेना होगा, ये आप जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान खुले मतदान द्वारा होता है, गलत। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली जैसी शब्दावली स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 55 में लिखी हुई है। तो खुला नहीं है दोस्तों, गुप्त मतदान प्रणाली है। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार होता है, गलत। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब है जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो चुनाव जीतेगा, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक पद्धति से होता है। आपको चुनाव जीतने के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, इसलिए ये बात गलत है। ये तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट से, तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड पंच का चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं होता है, ये बात सही है। नोटा का प्रयोग उन चुनावों में नहीं होता है जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे वो राष्ट्रपति के हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति को, तो नहीं होता है, ये बात एकदम सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं होता है, ये बात एकदम सही है दोस्तों। मैंने कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा या विधान परिषद के चुनाव में नोटा नहीं होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव में नोटा नहीं होगा, ये भी कह रहा नहीं होता है, तो सही बात है। तो फिर क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो इसमें से तो केवल 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है यहां पर। राजू